मोहम्मद शारिब एमएस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट के टॉपिक क्रैमर विधि से किस तरह से समीकरणों को हल किया जाता है, इस टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। क्लास 12 में दो विधियों से समीकरणों को हल किया जाता है, एक आव्यूह विधि और एक क्रैमर विधि। तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्रैमर विधि का द्वारा किस तरह से समीकरण को हल किया जाता है बताया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के चैप्टर सारणिक की क्रैमर विधि से किस तरह समीकरण को हल किया जाता है, इस विषय पर बात होगी। देखिए, तीन समीकरण दी गई होती हैं। इसके अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1। देखिए, इसको हमें हल करना है, लेकिन इससे पहले जो हमारी करने की विधि होती है। देखिए, गणित विषय के अंदर नियम और विधि में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो क्रैमर एक विधि है। तो जिस तरह से क्रैमर ने हमको बताया कि किस तरह इसको सवाल को सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, इनको हल करने की अन्य विधि भी होती है, आपके विलोपन विधि। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट में सिलेबस में है वो दो विधियाँ हैं, आव्यूह विधि और क्रैमर विधि। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्रैमर विधि। तो पहले हम रफ काम कर लेते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका क्रैमर ने हमें क्या बताया कि आपको ये तीन समीकरणें दी हैं, तो इससे हम चार सारणिक डिटरमिनेंट तैयार करेंगे। वो किस प्रकार होंगे? पहला सारणिक जो है हम रफ बता रहे हैं आपको, डी एक सारणिक हमने नाम दिया डी, और डी क्या होगा? एक्स वाई जेड के गुणांक से निर्मित सारणिक। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो आपका सारणिक बनेगा उसका नाम हमने क्या रखा? डी। यहाँ कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड के? 1 1 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 1 1। अभी हम रफ बात कर रहे हैं आपसे। फिर एक्स वाई जेड गुणांक क्या है यहाँ पर? 1 -1 और 1। और एक्स वाई जेड के गुणांक कितने हैं? 2 1 और -1। बस इन पदों को हमने नाम दे रखा है अचर पद। अब यहाँ से हमारी एक सारणिक डी तैयार हुई। इसके बाद हम तैयार करेंगे, इसको प्रसार करेंगे, वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। इसके बाद हम तैयार करेंगे डी एक्स। डी एक्स क्या होगा कि जो आपका सारणिक है उसमें C1, ये आपके C1 है, C1 के स्थान पर क्या काम करेंगे? अचर पद व्यवस्थित कर देंगे इस तरह से 6 2 1, और ये आपके एलिमेंट ऐसे रहेंगे। इसके बाद हम एक डी वाई सारणिक तैयार करेंगे। उसमें क्या होगा? C2 के स्थान पर इसमें 1 1 2 ऐसे रहेंगे और 1 1 -1, और C2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? अचर पद। यहाँ क्या हुआ था? C1 के स्थान पर, यहाँ क्या होगा? C2 के स्थान पर। और इस तरह से एक सारणी तैयार करेंगे हम डी जेड। वहाँ क्या होगा? C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C2 पर कोई प्रभाव नहीं, और अचर पद जो है वो C3 के स्थान पर प्राप्त होंगे। ये आपका C3 है। इस प्रकार हमको चार सारणी प्राप्त हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी। यहाँ से x की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू निकालनी होगी तो डी वाई अपॉन डी, और ऐसे ही अगर हमें z की वैल्यू निकालनी होगी तो डी जेड अपॉन डी। इस प्रकार हमें यहाँ से x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे। x का मान प्राप्त होगा, y का और z का। यही हम चाहते हैं। और उत्तर की जांच करने के लिए इन मानों को हम क्या करेंगे? इसमें से किसी एक समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे और हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने आपको एक रफ बताया। अब हम एक सवाल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को क्रैमर विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 है 4F अभ्यास का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1। अब इनसे निर्मित, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इनसे निर्मित हमको चार सारणिक तैयार करनी है। तो हमारी पहली सारणिक जो है वो आपकी डी है। वो सारणिक आपकी क्या है? डी है। सबसे पहले हम इन सवालों को एक बार फिर रिपीट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 1। जैसे कि अभी बात हुई, एक तो आपको चिन्ह याद होने चाहिए सारणी के प्रसार के लिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कहलाता है आपका R1, ये कहलाता है आपका R2, ये कहलाता है आपका R3 के चिन्ह।
ये कहलाता है आपका C1, ये C2 और ये C3। में प्रसार करने के लिए इन चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम दिए समीकरण, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। दिए समीकरणों के गुणांकों से गुणांक समीकरण, जिसका नाम हमने दिया है डी, इसको हमने क्या नाम दिया है, डी। क्या होंगे गुणांक? 1 1 1 चिन्ह सहित 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। अब इसको हम प्रसार कर देंगे। R1 के पदों में प्रसार या विस्तार करने पर, एक बार हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, फिर शॉर्ट में कर देंगे। तब D इज इक्वल टू R1 का चिन्ह है प्लस, प्लस को लेकर नहीं दिखाते। चलिए यहाँ +1 हो गया आपका। इस एलिमेंट के लिए ये टर्म नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, कौन आएंगे फिर? -1 1 1 और -1। सेकंड चिन्ह किसका आएगा? माइनस, फिर ये वाला 1। अब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, कौन आएगा फिर? 1 1 और ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, तो 1 1 2 -1 और अंत में प्लस का 1। इसके लिए ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, कौन आएगा फिर? 1 -1 2 1। अब आप जानते हैं क्या हो जाती है यहाँ पर तिरछी गुणा। तब D इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका? माइनस माइनस प्लस 1 -1 माइनस माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 1 प्लस का 2, तो D इज इक्वल टू 0 -3, तो ये हो गया आपका प्लस का 3 और ये आपका प्लस का 3, तो कुल मिला के D की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसके बाद D के प्रथम स्तंभ को, D के प्रथम स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर तो क्या प्राप्त होगा? हमें dx प्राप्त होगा। क्या करना होता है? सारणिक D, यह है सारणिक D। ये सारणिक D में यहाँ C1 का स्थान क्या रहेगा? अचर पद। अचर पद क्या है आपका? 6 2 1 6 2 1 और बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर यहाँ प्रसार करेंगे। अब हम शॉर्ट में काम करेंगे क्योंकि हम एक बार आपको डिटेल में दिखा चुके हैं। तो dx के लिए क्या होगा? 6, ये टर्म के लिए ये टर्म गया और ये टर्म गया, क्या आएगा यहाँ पर? 1 -1, फिर -1 आएगा। इस टर्म के लिए ये टर्म भी गया और ये टर्म भी गया, क्या बचेगा? -2 -1 और अंत में क्या हो जाएगा? 1, ये टर्म गया, ये टर्म गया, क्या बचेगा हमारे पास? 2 प्लस का 1। तो dx की जो फाइनल वैल्यू हुई यहाँ 0, यहाँ -3, फिर प्लस का 3 प्लस का 3, तो dx की वैल्यू भी कितनी आ गई? 6। अब हम निकालेंगे dy। dy के लिए d के द्वितीय स्तंभ, D के द्वितीय स्तंभ
को अचर पदों से विस्थापित करने पर, तो क्या प्राप्त होगा हमको? dy। एक एक दो और अचर पद है हमारे पास 6 2 1 और फिर एक एक माइनस एक, फिर वही प्रसार करना है R1 के पदों में प्रसार करने पर। फिर हम वही डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करेंगे जो सिखा चुके हैं हम आपको। इस टर्म के लिए गया, ये हो गया आपका -2 -1 -6, ये गया ये गया, तो -1 -2, अंत में क्या होगा +1। इस टर्म के लिए ये गया 1 - 2 दूनी 4। सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ गया dy = -3 और प्लस का 18 और ये आपका -3। तो इस प्रकार dy हुआ आपका -6 + 18, तो dy की वैल्यू हो गई आपकी 12। इसके पश्चात अब हम निकालेंगे dz। dz के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? d के तृतीय स्तंभ को अचर पदों से विस्थापित करने पर, तो dz देखिए C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन C3 पे क्या आ जाएगा आपका अचर पद, यानी कि 6 2 1। फिर वही R1 के पदों में विस्तार करने पर, तो हमारे पास dz क्या प्राप्त होगा 1। इस टर्म के लिए ये गया, तो ये -1 -2, फिर -1। इस टर्म के लिए ये गया 1 -2 दूनी 4, अंत में क्या हो जाएगा 6। देखिए मैंने आपको फर्स्ट डी सारणी का विस्तार बिल्कुल विस्तार समझाया है, तो उसी की तरह मैं कर रहा हूँ बार बार। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उसको मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को दिखा नहीं रहा। -3 तो ये +3 हो गया, और 3 6 तिया 18, तो -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो dz की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। अब हमारे पास dx dy dz सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ हमको। देखिए d की वैल्यू जो है वो तो है 6, dx की वैल्यू है वो भी 6, dy की वैल्यू है 12 और dz की वैल्यू निकल के आई है 18। अगर अब मुझे x का मान ज्ञात करना है तो क्या कहूँगा मैं, dx को क्या डिवाइड करूँगा d से। dx कितना है 6, ये भी कितना है 6, कितनी आ गई वैल्यू 1। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो dy को भाग करूँगा मैं d से, यानी कि 12 को भाग करूँगा 6 से, 6 दूनी 12। अंत में अगर z की वैल्यू निकालनी है तो dz को भाग करूँगा मैं d से, कितना हो गया 18 को 6 से भाग करूँगा, कितना हो गया 3। इस तरह से x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ। अब अगर मुझे उत्तर की जांच करनी है कि मेरा उत्तर सही है या गलत, तो उसके लिए क्या होगा उत्तर की जांच। अब जैसे कि मेरे पास समीकरण 1 क्या है, x + y + z = 6, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्या ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गई वो x + y + z, तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, तो इस प्रकार कितना आ गया आपका 6, और 6 क्या है इसकी राइट हैंड साइड। इसका मतलब मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपने क्या देखा कि आपको समीकरण हल करनी थी
आपके पास क्वेश्चंस था कि x + 5 + z = 6, x - 5 + z = 2 और 2x + 5 - z = 6। इसको क्रैमर विधि से आपको हल करना है। हल करने का मतलब x, y, z के मान निकालने। तो क्या विधि होती है, सबसे पहले आप इन समीकरण को आप क्रम से लिखते हैं और ये आपकी एक प्रकार से समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई और समीकरण 3 हो गई। अब दिए हुए समीकरण गुणांक से एक एक सारणी तैयार करेंगे, उसको हम डी कहते हैं। गुणांक क्या होगा इसके, 1 1 1, 1 - 1 1 और 2 1 - 1। इसका R1 के पद में प्रसार किया और हमारा रिजल्ट क्या आया, 6। अब डी के प्रथम स्तंभ, यह है डी, इस प्रथम स्तंभ के स्थान में क्या काम करेंगे, हम अचर पद व्यवस्थित करेंगे। तो हमको सारणी क्या प्राप्त होगा, 6 2 1 और C1 C2 C3 ऐसे रहेगा। सारणी का प्रसार किया तो हमको 6 मान प्राप्त हुआ। अब डी के द्वितीय स्तंभ में फिर अचर पद व्यवस्थित करेंगे तो सारणी आपको dy प्राप्त हुआ। प्रसार किया और इसका कितना मान आ गया आपका, 12। इसके पश्चात आपका सारणिक डी जेड तैयार किया जाएगा। डी जेड कैसे तैयार होगा आपको कि डी C3 में अचर पद व्यवस्थित करने पर उसका मान कितना हुआ, 18 प्राप्त हुआ। इस प्रकार डी का मान 6, डी एस का मान 6 और डी वाई का मान 12 और डी जेड का मान 18 प्राप्त हुआ। अब x का मान निकालने के लिए डी एक्स को डी से भाग करते हैं, y का मान निकालने के लिए डी वाई को डी से भाग करते हैं, z का मान निकालने डी जेड को डी से भाग करते हैं और मान क्या प्राप्त हुए, 1 2 3। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यही प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको जांच करनी है कि प्रश्न का उत्तर ठीक है तो कोई तीनों में से एक समीकरण लीजिए और उसके लेफ्ट हैंड साइड में मान लगाइए और मान लगाकर अगर राइट हैंड साइड प्राप्त होती है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।